वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। जय भीम दोस्तों। तो आज मैं और वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है आंध्र और सातवाहन कौन थे। तो इसके विषय में मैं जो भी बताऊँगा वो प्रमाणिक और किताब खोल कर बताऊँगा, ये नहीं कि कहीं यहाँ से वहाँ से बताऊँगा। तो दोस्तों मैं इसको प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास से लिया हूँ, जिसका लेखक हैं डॉक्टर नवल वियोगी जी। तो और तो पहले मैं उनके प्रमुख काशी, मगध के शिशुनाग, सातवाहन, विदिशा, पद्मावती, मथुरा, अक्षित्र, मालव आदि आदि बहुत से हैं, कुछ बता चुके हैं और कुछ बताएंगे। तो आंध्र और सातवाहन। सातवाहन दक्षिण भारत का एकमात्र परिवार था जिसने दक्षिण के अतिरिक्त उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी कुछ हाल तक राज किया। संभवतः इनका राज्यकाल भी सर्वाधिक लंबा था। मत्स्य पुराण के अनुसार उन्होंने 460 वर्ष राज किया। डॉक्टर B.A. स्मिथ तथा डॉक्टर गोपालाचारी के अनुसार इस राज परिवार में 30 राजा हुए जिन्होंने 235 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक राज किया। ईस्वी तक राज किया, 235 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक राज किया। मगध, यह राज परिवार जनतांत्रिक संघ राज्य के रूप में पूर्व काल से ही राज कर रहा था। हम आगे बताएंगे कि इसका सर्वप्रथम शासक शालिवाहन नंद वंश राज परिवार के काल में ही पंजाब से महाराष्ट्र चला गया था। सातवाहन शब्द की व्युत्पत्ति। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय आर्य भाषा की प्रवृत्ति में मौलिक परिवर्तन हो रहा था। इस काल में आर्य भाषा द्रविड़ और कोल मुंडा या पूर्व द्रविड़ भाषाओं के अधिकाधिक निकट आने लगी और भारतीय आर्य, द्रविड़ तथा कोल भाषाओं में समन्वय होने लगा। इन दो भाषाओं के एकार्थी या समानार्थी शब्द मिलकर बनने लगे थे, यथा कोल सात, साध, साली बराबर घोड़ा, और अज्ञात मूल अनाज घोत्र, होत्र, इससे घोट यानी घोड़ा हुआ, और यह दोनों शब्द मिलाकर संस्कृत में साली होत्र घोड़ा बना। भारतीय आर्य, द्रविड़ और कोल, इन तीनों भाषाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया जिस काल में प्रारंभ हुई, उस काल से यहाँ की महापाषाण सभ्यता के लोग संबंधित थे और भाषा की परिवर्तन प्रक्रिया में भी सक्रिय थे। सातवाहन, सातवाहन, शालिवाहन, यह तीनों ही नाम सातवाहनों के ही हैं। इन नामों के में सात, साध और शाली शब्द कोल अथवा आदि द्रविड़ भाषा के हैं और उसका अर्थ घोड़ा होता है। इस शब्द के सातवाहनों द्वारा अपने वंश नाम के साथ जोड़े जाने का क्या कारण था? सातवाहनों ने अपने वंश नाम में सात, साध, शाली शब्दों के धारण करने में उन्होंने अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक परंपरा का पालन किया। घोड़े का सातवाहनों से कोई निकट संबंध दिखाई देता है। वैसे भी पाषाण सभ्यता के नागों का घोड़े से बहुत घनिष्ठ संबंध था। यह बात माहुर झरी, जूना पानी, खापा, ताकल घाट की खुदाई से भली भांति स्पष्ट हो जाती है। इस संबंध में डॉक्टर S.B. देव ने अपनी माहुर झारी की खुदाई से निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं।
वे लिखते हैं कि घोड़े की हड्डियाँ, गहनों तथा साज सज्जा का मनुष्यों के शारीरिक अस्थि पंजरों से संबंध प्रकट करता है कि इस पशु की माहुर झाड़ी के पाषाण सभ्यता के लोगों के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रही होगी। ऐसा लगता है कि वे तेज घुड़सवार थे तथा बहादुर लड़ाकू जाति से संबंधित थे। इस बात की पुष्टि महापाषाणों में सैनिकों की दफन विधि से होती है, जिनके साथ छुरे मिले हैं, जिनके फलक तथा हत्थे तांबे के मिले हैं, जो मनुष्यों की छातियों पर रखे पाए गए हैं। वहाँ से प्राप्त वस्तुओं से प्रमाणित होता है कि महापाषाण सृजक लोग लोहे का प्रयोग करने वाले बहादुर योद्धा थे। घोड़े के साथ उनकी साज सज्जा कीट होने से भली भांति प्रमाणित होता है कि वे लोग आक्रमणकारी रहे होंगे। पाषाण सभ्यता के लोग का ऐसा चरित्र प्रदर्शित करता है कि वे लोग सातवाहन लोगों से भिन्न नहीं थे। डॉक्टर देव ने कार्बन डेटिंग कर 14 तकनीक के द्वारा के आधार पर माहुर झरी की उक्त प्राप्तियों से संबंधित स्तर का काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व बतलाया है। यह वही काल है जिसमें सातवाहन लोग सत्ता में आए। इससे प्रदर्शित होता है कि इस परिवार के पूर्वज तेज घुड़सवार थे तथा बड़े योद्धा। यही कारण है कि घोड़े का अर्थवाची शब्द परिवार के नाम के पीछे जुड़ा है। इसकी पुष्टि जायसवाल के विचारों से भी होती है, जो हमें बतलाते हैं कि आदिवासी नाग स्वयं को संघों में संगठित कर लेते थे। उनका प्रत्येक सदस्य भारी योद्धा होता था और उनकी नागरिक सेना नेशन इन आर्म्स होती थी। उपयुक्त निष्कर्ष हमें स्पष्ट तौर पर बतलाता है कि महापाषाण तथा सातवाहन लोगों की सभ्यता एक ही थी और वे मूल रूप में नाग थे। घोड़े ने उनके जीवन में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि वह उनके जीवन का एक प्रमुख सदस्य भी था। सातवाहनों ने इस पशु को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया वह पैतृक था। संभव है कि इस महत्व का कोई ऐतिहासिक कारण हो जो आज इतने लंबे काल के बाद भुला दिया गया। जोग लेकर ने सातवाहन शब्द का एक अन्य महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया है, जो उनकी वंश परंपरा निश्चित करने में हमें सहायता प्रदान करता है। उन्होंने सातवाहन को सप्तवाहन माना है। उनके अनुसार सप्तवाहन सूर्य का एक नाम है, क्योंकि सूर्य का रथ 7 अश्वों से परिचालित होता है। यह सप्ताह का बोधक है। 7 शब्द को प्राकृत सत्य शब्द के साथ ही बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। अतः सातवाहन किसी सूर्यवंशी नरेश का नाम प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य में सूर्य को सातवाहन कहा गया है। वे आगे लिखते हैं कि सातवाहनों की मुद्राओं पर अंकित उज्जैनी का चिन्ह सूर्य का प्रतीक है। स्कंद पुराण में सूर्य के लिए सातवाहन शब्द का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है कि सातवाहन सूर्यवंशी थे, इसी कारण उन्होंने यह वंश नाम रखा है। कनसवा से प्राप्त एक अभिलेख में, जो कोटा के दक्षिण में चंबल नदी के किनारे एक कुएं से प्राप्त हुआ, शालिंद्र राजा स्वयं को टका वंश व सूर्य परिवार से संबंधित बतलाता है। राजकुमार शालिवाहन, जो सातवाहन परिवार का मूल पुरुष था, वह भी टकावंशी था। शालिंद्र 409 ईस्वी सालपुर का राजा था। ये सूर्य वंशी परिवार अन्य जनजातियों में बहुत प्रसिद्ध थे। वैद के अनुसार एक सिक्का पंजाब में मिला,
उसके एक ओर सूर्य देवता का सिर और नीचे लिखा है मुल्तान का राजा, तथा पीछे की ओर सूर्य के किरणों से सुसज्जित सिर है, तथा नागरी में लिखा है श्री वासुदेवा, तथा पंचान जबुलुचिस्तान कलिंगम के अनुसार एक राजा जिसका नाम वासुदेवा था मुल्तान में राज करता था, जो चच का समकालीन था। वह संभवतः टका था। इस विचार का कि नाग लोग सूर्यवंशी थे, ओल्डाम ने समर्थन किया है। प्रमाणित हो जाता है कि सातवाहन सूर्यवंशी टका नागों से संबंधित थे, जिनसे पंजाब में ह्वेन सांग ने भेंट की थी। वे मालवा के स्वामी थे। सतलुज तथा ब्यास नदियों के बीच का पहाड़ी क्षेत्र आज भी सूर्यदेवा अथवा शिवराज जाना जाता है। वहाँ के लोगों का देवता नाग हैं, जिसे वे पूजते हैं। आरजी भंडारकर ने शालिवाहन या सातवाहन शब्द की उत्पत्ति को लेकर अपने विचार और संबंधित कथा का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि वह काल जिसमें सातवाहन अथवा आंध्र व्रात्यों ने महाराष्ट्र पर शासन किया, भारत के इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध काल रहा होगा। यही मूल कारण है कि राज परिवार के विभिन्न राजाओं से संबंधित विभिन्न किंवदंतियाँ संभाल कर रखी गई है, मगर सातवाहन अथवा शालिवाहन राज परिवार का नाम भुला दिया गया, जबकि राज परिवार के विभिन्न राजकुमारों के नाम प्रसिद्ध व पहचान में आ गए हैं। इस प्रकार हेमचंद्र ने अपने देसी कोश में शालिवाहन, सालन, हाल और कुंतुल एक ही आदमी के नाम बतलाए हैं। मगर जब हम नामों की तालिका को देखते हैं और मत्स्य पुराण के अध्याय 203-4 में दिए गए नामों की तालिका से मिलाते हैं, तो पाते हैं कि अंतिम 2 नाम विभिन्न राजकुमारों के हैं और दोनों ही शालिवाहन थे। उक्त व्याकरण में शालिवाहन शब्द को सातवाहन शब्द का बिगड़ा हुआ प्राकृत रूप बतलाया है। आधुनिक काल में शक सम्मत को शालिवाहन सम्मत पुकारा गया है, अथवा एक सम्मत जिसे शालिवाहन ने प्रचलित किया था, इसका शक संबंध शालिवाहन से कैसे और कब जुड़ा वह बतलाना कठिन है। अन्यथा 11वीं सदी तक के दान ताम्र पात्रों में उसे शक राजा का एक निरपकला संवत कहा जाता रहा। अतः जब हम इसे शालिवाहन शक सम्मत पुकारते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ भी नहीं यही है कि यह शब्दों 2 राज परिवारों के नाम से बना है। शालिवाहन की उत्पत्ति की एक कथा प्रचलित है कि वह एक ब्राह्मण की पुत्री सुमित्रा का बेटा था। अब ब्राह्मण शब्द जो है, आप लोग ये मत मिला लिए कि जो ई आज के ब्राह्मण है चुटियाधारी, ये सब नहीं है। ब्राह्मण जो है पहले के बौद्ध भिक्षु को बोला जाता था। तो सुमित्रा का बेटा जो पैतुन आधुनिक औरंगाबाद जिले में एक प्रवासी था, तथा अपने 2 भाइयों के साथ एक देवबंधु नामक कुंभकार के घर में रहती थी। एक अवसर पर वह गोदावरी में स्नान करने गई, जबकि शेष जो कि नागों का राजा था, उस पर वह आसक्त हो गया और उसने मनुष्य रूप धारण कर उससे आलिंगन कर लिया। नाग इंसान ही थे, लेकिन अब धार्मिक ग्रंथ में उसको रूप धारण करने के लिख दिया है, तो खैर कोई बात नहीं, अब समझने के लिए ही काफ़ी है। आलिंगन कर लिया। समय आने पर वह उसने शालिवाहन को जन्म दिया, जो कुंभकार के घर में पाला पोसा था। कुछ समय बाद उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने
जिसे किसी देवता ने बतलाया था कि उसकी मृत्यु 1-2 वर्ष की लड़की के बेटे के हाथों होगी। बेताल यानी भूतों के राजा को भेजा कि वह ऐसे किसी बच्चे को कहीं तलाश करे। बेताल ने शालिवाहन को अपनी लड़की जैसी माँ के साथ खेलते देखा। उसने यह समाचार विक्रमादित्य को दे दिया। तब एक भारी सेना के साथ उसने पैठान पर आक्रमण कर दिया, मगर शालिवाहन ने नागों के राजा अपने पिता की सहायता विक्रमादित्य पर धावा बोल दिया और उसे हरा दिया। उस प्रकार उज्जैन के एक राजा द्वारा पैठान के लिए गद्दी खाली कर देने की कथा बतलाई गई है। यहाँ हम जिस शालिवाहन का वर्णन कर रहे हैं वह फूलमयी लगता है, जिसने अपने पिता की सहायता से देश को शकों से स्वतंत्र कराया था तथा चष्टाना या जय दमन रुद्रदामन से लड़ा था, जिसकी राजधानी उज्जैनी लगती है। संभवतः यह फूलमयी शालिवाहन के शक क्षत्रपों से संबंधों की एक धांधली स्मृति के परिणाम स्वरूप है। उसका नाम उक्त संवत से जुड़ गया है, जो पहले उसके विरोधियों से भी जुड़ा था। ऐसी बहुत सी साहित्यिक कथाएं हैं जो शालिवाहन अथवा सातवाहन नाम से जुड़ी है। बृहद कथा नाम की एक रचना में ऐसी कथा दी है जो प्राकृत यानी पैशाची भाषा में है, जिसका वर्णन दांडी ने अपने काव्य दर्शन में किया है। भूत भाषामयी प्राहुर्द्वतार्था बृहद कथाम उस बुक का नाम है। तो सातवाहनों का मूल स्थान कहाँ था? तो शालिवाहन कौन था और वह कहाँ से आया? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अधिकतर विद्वानों ने इस प्रश्न की अवहेलना की है, लेकिन कर्नल जेम्स टाड ने इस पर यथोचित प्रकाश डाला है। वह हमें स्पष्ट शब्दों में सूचित करते हैं कि जैसलमेर के भट्टियों के प्रारंभिक इतिहास के अनुसार जब इन्हें जबुलिस्तान में से निकाल दिया तो उन्होंने टका राज परिवार को सिंधु से उखाड़ दिया और उनकी भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी राजधानी शालिवाहनपुर थी। उक्त घटना की तिथि 3008 युधिष्ठिर संवत बतलाई है, मगर यह संभव नहीं है। शालिवाहन अथवा सलभान जो एक तक्षक था जिसने तुआर विक्रम को विजित किया था, का संबंध इसी परिवार से था जिसे भट्टियों ने निकाल दिया था तथा दक्षिण को स्थानांतरित होने को विवश कर दिया था। इस सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि शालिवाहन अथवा सालवाहन पंजाब से स्थानांतरित होकर गया था तथा वहाँ वह तक्षक अथवा टका परिवार की संतान था। यह उनकी पूर्वी क्षेत्र की राजधानी धनकटक के नाम से परिपुष्ट हो जाता है, जिसके पीछे का टका शब्द जुड़ा है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण बेना कटक का है, जो सातवाहनों के प्रारंभ काल के बसने के स्थानों में से एक का नाम था। बेना कटक। मगर सातवाहनों के शासनकाल के प्रारंभ तथा शालिवाहन राजकुमार व उज्जैन के विक्रमादित्य के जीवन काल में लगभग 3 अथवा 400 साल का अंतर है। अतः यह घटना ऐतिहासिक प्रतीत है। कुछ विद्वानों की सम्मति के अनुसार विक्रमादित्य का विरोधी राज्य की स्थापना करने वाले शालिवाहन राजकुमार के स्थान पर पुलमावी अथवा हाल सातवाहन या शालिवाहन राजा रहा होगा। मगर वास्तविकता क्या है,
यह इतिहास के अंधकार की गहराई में छुपी है। मगर हमारे पास पाली व प्राकृत भाषाओं की रचनाओं के यह प्रदर्शित करने का प्रमाण है कि शालिवाहन उक्त घटना से लगभग 3 या 400 साल पहले जीवित रहा होगा। पैशाची भाषा की बृहद कथा को लेखक गुनाइल हाल सातवाहन 20-24 ईस्वी का समकालीन माना जाता है। उसने अपनी रचना की भूमिका में लिखा है कि उसने उस रचना के आधार पर रूप में बर रुचि जो नंदों का समकालीन था 422 से 322 ईसा पूर्व के एक कथानक का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि बृहद कथा की इस मूल कथा से बड़ी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उक्त कथा का प्रमुख नायक शालिवाहन बररुचि के जीवन काल अथवा उससे पूर्व काल में जीवित रहा होगा। हमें इसी काल में पैठान से काले और लाल मृतभांड मिलते हैं। यह प्रमाण सातवाहन राज परिवार के प्रारंभिक काल की तिथियों से बिल्कुल मेल खाता है। यद्यपि पांडे महोदय 235 ईसा पूर्व की तिथि से पहले जाने को तैयार नहीं है, अन्यथा हम कह सकते हैं कि उक्त तिथि से पूर्व वह संघर्षरत था, उसे लंबे काल तक मान्यता नहीं होगी या गणतंत्र का प्रमुख होगा। हमारे पास यह प्रदर्शित करने को और भी प्रमाण है कि राजा शालिवाहन और उसका सातवाहन परिवार, जो आंध्र जाति के नाम से जाना जाता है, मूल रूप में ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में पश्चिमोत्तर भारत अथवा अफगानिस्तान का शासक था। केपी जायसवाल इस तथ्य की सच्चाई प्रमाणित करने को पौराणिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह निश्चित दिखाई पड़ता है कि उस उत्तर में एक जनजाति रहती थी जो आंध्र जाति थी। मत्स्य पुराण के प्रारंभिक श्लोकों में उत्तर के राज्यों की गिनती में पूर्व आंध्र का उस स्थान पर वर्णन है जहां पौरिका का वर्णन वायु पुराण में है। तो इसमें लेखक जो है पुराण में भी वो लोग कहा है कि कहीं कहीं इतिहास नहीं लिखना है, बढ़िया से नहीं जानना है तो कुछ देवता देवी वाला जो पुराण है धार्मिक ग्रंथ उसमें नाम डाल दिया है। तो नाम तो है लेकिन कुछ शिलालेख के द्वारा और ऐतिहासिक से मिलाकर सब यहाँ पर रिसर्च लिखे हैं। तो यह बात ध्यान में रखने की है कि अफगानिस्तान के उत्तर में बलख से लगभग 100 मील पश्चिम में अंधाखुई नाम का जिला है। इसके अतिरिक्त आंध्री एक योद्धा गिलजई जनजाति भी अफगानिस्तान में निवास करती है। मत्स्य के अनुसार पूर्वाद्र का संबंध वल्लिका समुदाय से था। अशोक के शिलालेख के आंध्रों का संबंध उत्तर के लोगों से दिखाई पड़ता है। स्पष्ट है कि आंध्रों का संबंध वहिल्का से था जो टका थे। ये आंध्रक यादवों की एक शाखा थी जो सातवाहन शासन का एक प्रमुख घटक था, क्योंकि वहिल्का अथवा वहिका तक्षकों का एक अन्य नाम था। अतः आंध्र तक्षक जनजाति की एक शाखा थी। अतः सुदृढ़ साक्ष्यों से प्रमाणित हो जाता है कि शालिवाहन राजकुमार तथा उसकी आंध्र तक्षक जनजाति पश्चिमोत्तर भारत में अथवा अफगानिस्तान में पूर्व ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में निवास करती थी, जहाँ से भट्टियों द्वारा राजकुमार शालिवाहन को ढकेल दिया गया, जिसने पैठान व विदर्भ के क्षेत्र में नंद युग में राज स्थापित किया। मूल पुरुष सातवाहन
उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि सातवाहन वंश की स्थापना करने वाला मूल पुरुष शालिवाहन राजकुमार था। हमें कुछ सिक्के मिले हैं जो शालिवाहन या सातवाहन राजा द्वारा प्रचलित किए गए थे। हैदराबाद में मिले एक सिक्के का अध्ययन डॉक्टर बीबी मीरासी ने सर्वप्रथम किया है। इस सिक्के पर रणोश्री सातवाह शब्द उन्होंने पढ़े हैं। इस सिक्के पर रणोश्री सातवाह शब्द उन्होंने पढ़े हैं। उनका विचार है कि यह पूरा शब्दांश रणो श्री सातवाहनस होगा। हो सकता है कुछ मिट गया हो। स्पष्ट है कि सातवाहन राजा का सिक्का अब मिल जाने से इस राजा की ऐतिहासिकता में कोई संदेह नहीं बचता। इसके बाद डॉक्टर एमजी दीक्षित को सातवाहन राजा का एक और सिक्का मिला। जर्नल ऑफ द नुमिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 2 और पेज नंबर 83 पर उसके कुछ समय बाद डॉक्टर मीरासी को हैदराबाद के पुरातत्व विभाग के संचालक ख्वाजा मोहम्मद अहमद से उक्त राजा का एक सिक्का और मिला। डॉक्टर मीरासी तथा डॉक्टर दीक्षित द्वारा प्रकाशित इन सिक्कों के अतिरिक्त नेवासा की खुदाई में 5 सिक्के मिले। इनमें से 4 सिक्के शीशे के गोलाकार हैं और 5वां चौकोर आकार के तांबे का बना है। नेवासा के इन 5 सिक्कों में किसी पर भी उज्जैनी चित्र प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद मिला उक्त लिपि का सिक्का अकेला श्री बियानी के संग्रह में है। इस सिक्के का प्रकाशन डॉक्टर बीएम कोलते ने किया। इस सिक्के पर सतवाहन लेख है। इससे पूर्व प्राप्त सातवाहन राजा के सिक्के के आधार पर पूरा नाम रणोश्री सातवाहन यानी सातवाहन राजा का होगा। इस सिक्के पर प्राप्त अक्षर इस राजा के अन्य सिक्कों पर प्राप्त अक्षरों जैसे होने से इसका काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी लगता है। सातवाहन राजा के नाम वाला विदर्भ में प्राप्त होने वाला यह पहला सिक्का है। आज तक इस राजा के सिक्के विदर्भ से बाहर प्राप्त हुए थे, मगर इस सिक्के की यहाँ प्राप्ति से स्पष्ट होता है कि इस कुल के संस्थापक राजा सातवाहन नृपति का राज्य विदर्भ में भी रहा होगा। इस सिक्के की दूसरी ओर हाथी का चित्र है और उसके नीचे नाग की तरह लहराती रेखा या नाग है। यह नदी की सूचक होगी और यही इस सिक्के की नवीन विशेषता है। नदी का यह प्रतीक चिन्ह आज तक के मिले सातवाहनों के किसी भी सिक्के पर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार की यह प्रथम प्राप्ति है। उसी प्रकार इस सिक्के पर उज्जैनी का सूर्य चिन्ह तथा त्रिरत्न का प्रतीक भी है, मगर डॉक्टर बीएम कोलते द्वारा लहराते नाग को नदी सूचक बताना मेरे विचार में ठीक प्रतीत नहीं होता है। पद्मावती, मथुरा, उज्जैन एवं एरण के नाग सिक्कों पर नाग चिन्ह है। यह भली भांति प्रमाणित किया जा चुका है कि सातवाहन लोग नाग थे, अतः इस चिन्ह को नदी के स्थान पर लहराता नाग ही माना जाना उचित है। नाग की स्पष्ट आकृति का मूल कारण है कि इसका प्राचीन होना। अन्य नाग सिक्के 300-400 साल बाद के हैं। हाथी और नाग दोनों की श्रेष्ठता के प्रतीक है। वास्तव में यह नाग चिन्ह अन्य नाग राजाओं की तरह सातवाहनों का कुल चिन्ह है, जो बाद में परिवार के तेजी से आजकरण के कारण दृष्टिगोचर हो गया और हमेशा के लिए भुला दिया गया। उक्त साक्ष्यों से 2 बातें स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है कि सातवाहन राज परिवार नाग था और उसका मूल पुरुष शालिवाहन राजकुमार था। भले ही कुछ विद्वान यह स्थान सिमुक को
दे देते हैं, मगर उपयुक्त प्रमाण अत्यंत ठोस है, अतः यह अन्य भी विचार अमान्य होगा, कोई और विचार भी अमान्य होगा। हम इस सिक्के से एक परिणाम और निकाल सकते हैं कि हम पिछले पृष्ठों पर बतला चुके हैं कि सातवाहन नाग थे तथा सूर्यवंशी भी। इस बात की पुष्टि इस सिक्के पर उज्जैनी सूर्य चिन्ह से होने से होती है। उज्जैन के मालव नागवंशी थे, जिनका संबंध टाक वंश से था, जो कलपटी थे। शासन शक्ति का उदय। अगर सातवाहन का बाद का अर्थ मौर्य सम्राटों के सामंत से लिया जाए, जो मूल रूप में पूर्व में रहते थे तथा जब वे स्वतंत्र हो गए तो पश्चिम में स्थानांतरित हो गए। अगर आंध्र भ्रात का अर्थ आंध्रों के सेवक लिया जाए तो इसका अर्थ निकलेगा कि वे पूर्व काल से पश्चिमी घाट के मूल निवासी थे, वह आंध्रों के अधीन सेवक थे, मगर बाद में इन्होंने अपनी राज्यभक्ति मौर्यों को सौंप दी। अर्थ जो भी हो, इसके स्पष्ट अर्थ है कि सातवाहन एक कुल या राज परिवार था। जब उन्हें इतिहास जानता है कि निश्चय ही पैठान के चारों तरफ स्थापित हो गए थे। आंध्रों को रोमन इतिहासकार प्लिनी जानता था कि उनकी बहुत से दीवारों वाले कस्बों पर बहुत गांवों की बात करता है, विशाल सेना की बात करता है, जो पैदल घुड़सवार व हाथियों की बनी थी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि आंध्र सातवाहन बहुत प्राचीन लोग थे, जो जब भी अवसर मिला दक्षिण में स्वतंत्र राज करते थे, अथवा जब भी आवश्यक हुआ बाहरी शाही शक्ति के सामंत के रूप में। इसका अर्थ हुआ कि सातवाहन मौर्य पूर्व काल के आंध्र मूल के प्राचीन लोग थे, मगर विद्वानों ने इसका अर्थ हुआ सातवाहन मौर्य पूर्व काल के आंध्र मूल के प्राचीन लोग थे, मगर विद्वानों ने अन्य वर्ग का विचार है। विद्वानों के एक अन्य वर्ग का विचार है, क्योंकि उनके प्रारंभिक सिक्के और शिलालेख पश्चिम में मिले हैं, अतः उनका मूल स्थान आंध्र नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपने सुना, देखा और जो भी बताया गया उसमें आपका खुदाई का शिलालेख और कुछ सिक्के का भी इसमें प्रमाण दिया गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।